बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लम्हा खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है केवान हामिद और आज मेरे साथ पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आप इंट्रोडक्शन इधर ना कराएं, मैं तो कहता हूँ उधर ही करा दें। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि जब आपका मेज़बान होते हैं तो सबसे पहले इज्जत मेज़बान को देते हैं और फिर हम मुड़ते हैं कैमरा की तरफ ताकि हमारे सामीन भी वो इज्जत ले सकें जो हम सबको देना चाहते हैं। तो मैं हूँ उस्मा खान और मैं आज आपके एंकर जो हैं, जो कि काफ़ी अरसे से शो लेकर चल रहे हैं। डू यू माइंड मी आस्किंग योर फुल नेम? केवान हामिद राजा मेरा जी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ये बड़ा एक पर्टिकुलर है कि आपको फुल नाम के साथ बुलाया जाता है। तो मेरे पहले वाले पे फंस जाते हैं लोग वैसे। अच्छा, फुल ले तक जाने की नौबत ही नहीं आती। तो केवान पे केवान ये क्या हो गया, ये कहाँ से आया है नाम, ये क्यों है, ये किस लिए? मैं पूरी मतलब कि अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ती मुझे अपने नाम। अच्छा, अगर आप माइंड ना करें तो मैं भी पूछ सकती हूँ इसका मतलब क्या है? आज का पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा अगर आप मेरे नाम पे करेंगी। बहुत खूबसूरत नाम है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। वेलकम टू के2 टेलीविजन। थैंक यू वेरी मच। एंड आज आप के2 टेलीविजन की स्क्रीन पे पहली मर्तबा नजर तो आ रही हैं एंड हमने कहा कि ये एक अच्छा मौका है कि आपके साथ भी थोड़ी बहुत हमारी एक इंट्रो हो जाएगी। साथ साथ हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। इश्यूज के बारे में जब डिस्कशन होती है उस बार तो अक्सर इश्यूज बड़े संजीदा किस्म के होते हैं और बड़े संजीदा अंदाज में होते हैं, लेकिन लम्हा खबरिया के अंदर हम ऐसे नहीं करते बात। हमने इसलिए प्रोग्राम का नाम भी कुछ ऐसा रखा जिसके थोड़ा बहुत तंज़ो मज़ाक है जिसके अंदर। लम्हा फिक्रिया को तो आपने सुना ही होगा। जी जी, आजकल पूरे मुल्क में फैला हुआ है लम्हा फिक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस लम्हा फिक्रिया को ही हम देखते देखते हमें अंदाजा होता है कि ये सब कुछ लम्हा खबरिया ही है, क्योंकि खबरों के अंदर भी यही है। हाँ, मैं तो समझती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लम्हा खबरिया के अंदर हम जो अंदाजे बयान हमारा होता है उन्हीं खबरों के हवाले से, उन्हीं इश्यूज के हवाले से थोड़ा बहुत कैजुअल होता है, कैंडिड होता है, हंसी मजाक में होता है, ताकि हम और टेंशन ना दे अपने नाजरीन को। और सिंस ये बराह रास्त प्रोग्राम है तो उसमें हमें इस प्रोग्राम में आती हैं बहुत ज़्यादा कॉल्स और साथ साथ व्हाट्सएप पे हमें आते हैं मैसेजेस। कभी कभार लोग हमें व्हाट्सएप पे कॉल भी कर देते हैं जो गलत करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन कॉल करने के लिए हमारा जो नंबर है 41023557 है, 051 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कर रहे हैं। और जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 033548888434। पुराना एंकर होने का सबसे बड़ा फायदा है कि नंबर रट जाते हैं। बिल्कुल। तो ये नंबर है बड़े लंबे लेकिन मुझे रटे हुए। ठीक है, मुझे कुछ अर्से के लिए जब भी जाना हो तो कहेंगे कॉल के लिए हैं मौजूद कवि साहब और आप रिपीट कर देंगे। जी, कवि नहीं केवान है वैसे। केवान आप ऑलमोस्ट मेरे निकनेम तक पहुंच गई। क्या ये देखिए, यही तो बात होती है कि आपके इंटरेक्शन ऐसा 2 मिनट के अंदर 2 मिनट पे नाम से सीधा निकनेम पे आ चुकी है। मेरा तो ये ख्याल है, कॉम्प्लीमेंट है कि हर कोई एकदम से आपके नाम की वजह से इतना खूबसूरत नाम है कि वो स्वीटनेस वाले नाम की तरफ चला जाता है। और कवि साहब तो हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हम उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं। देखिए, आप अगर आप किसी को भी खैबर नेटवर्क में किसी से भी पूछेंगे ना, ये मेरे पे सूट ही नहीं करता। ये स्वीटनेस वाला जो आपने एडजेक्टिव यूज किया ना, सारे इसकी गवाही देंगे कि आपने केवान भाई के बारे में जो बात की ना, बिल्कुल उनको सूट नहीं करती। लेकिन हम पॉलिटिकल शो में हैं तो क्या स्वीटनेस हम नहीं ला सकते, क्योंकि इतनी कड़वाहट है। हाँ बिल्कुल। तो आगाज करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा। जैसे जैसे लोग कॉल भी करेंगे वैसे वैसे लोग मैसेज भी करेंगे, उनकी भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे कॉल्स। लेकिन सबसे पहले माशी हालात की तरफ आ जाते हैं उसमें। एंड अनफॉर्चुनेटली माशी हालात में बेहतरी देखने को तो कुछ नहीं है, लेकिन कमेटियां बहुत बन चुकी हैं। काउंसिल भी बन चुका है, कमेटी भी बन चुकी है और तीन कमेटियां बनी है। और इतनी अंग्रेजी उनके अंदर उसमें कि जो आम आवाम है वो अंग्रेजी पढ़ के ही सुन के कहेगी कि ये हमारे से तो कोई वास्ता नहीं है इसका। अच्छा। तो अगर हम कमेटियों की बात करें तो एक जी आपकी हो जाती है एपेक्स कमेटी की तश्कील के साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। एपेक्स, एग्जीक्यूटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ आम आवाम से कि कुछ समझ आई है आप लोगों को, ठीक है ना? ये माशी हालात के हवाले से 3 कमेटियां बन चुकी हैं। और आखिर में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाए ना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी है जी, की इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल जी, इन सारी चीजों की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी फैसिलिटेशन है जो उसकी काउंसिल है। हाँ, ये मुझे लगता है कि कोई शायर हैं जिन्होंने कंपनी के नाम रखे हैं। तो सब कुछ शायरी है हमारे लिए। माशी हालात में हम शायरी ढूंढे तो बेहतर है, वरना हालात कोई बेहतर होते हुए नजर नहीं। अब आपको क्या लगता है कमेटियां जो बन गई हैं उसको फायदा होने वाला? फायदा तो अभी तो ये कुछ कहते हैं ना कि बेद है कि आप पहले ही बता दें, लेकिन जिस तरह से नाम बताए गए हैं तो मुझे लग रहा है ये स्टेप वाइज है। कि आपकी सबसे पहली जो है वो आपकी एपेक्स कमेटी की तश्कील है, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो मुझे ये लग रहा है अंग्रेजी, सख्त अंग्रेजी को देखते हुए कि आपके 3 स्टेप्स हैं और उन तीनों स्टेप्स के अंदर पहला ये होगा, दूसरी कमेटी उसको देखेगी, तीसरी ये देखेगी, जो मेरी इस वक्त ये है। एलैबोरेशन करते हैं इस पे। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ना सरबराही करेगी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी करेंगे उसकी सरबराही।
ठीक है। जो वफाकी वजीर है मनसूबा बंदी के। इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की सरबराही करेंगे वजीर आजम के मामले खुसूसी। ठीक है। उसके बाद जी एपेक्स कमेटी का इजलास हर 3 माह बाद हुआ करेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हर माह बाद हुआ करेगा और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास हर 15 दिन बाद हुआ करेगा। मतलब कि बार बार तंग किया करेंगे एक दूसरे को ताकि हाथ से बात निकले ही ना। अच्छा, और मैं समझती हूँ कभी इफ यू डोंट माइंड मैं आपको ये बुलाना चाहूंगी, बड़ा इजी है और एकदम और दिल पे लगता है, तो इसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि जो एपेक्स होता है, एपेक्स ही होता है कि आपके सारे खर्चे होते हैं, मैंने कंपनी में देखा हुआ है, जो आपके जरा बड़े वाले खर्चे होते हैं आप उसको देखते हैं, लेकिन एपेक्स के साथ आपकी ओपेक्स होती है, एपेक्स के साथ आपकी बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेट में होती हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है, वह तो आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे इन कमेटीज का तो पता चलेगा, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है कि जैसे किसी कंपनी के टॉप नाम ले लिए गए हैं, कमेटीज के नाम ले लिए गए और उनको इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो ये और उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैरूनी सरमायाकारी से मुताल्लिक रोड मैप बना रही है। अच्छा, बना रही है। ये तो वक्त है रोड मैप बनाने का, मेरा मतलब है हम रोड मैप से काफी आगे निकल चुके हैं वैसे मेरे ख्याल से। ये वैसे तीनों कमेटियां जब बना दी तो रोड मैप तो पहले बनता है ना, फिर कमेटी बनती है। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, पर कोई बात नहीं। देयर इज अ करेक्शन नीडेड माय लॉर्ड। ठीक है ना। अब इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उस्मा, क्योंकि इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक पूरी एक बुलाया था इजलास, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और जो रेलेवेंट लोग थे वो थे, और एक जो पॉइंट ऑफ एजेंडा था और जो प्रायोरिटी थी दैट वाज द इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर लंबा एक इजलास रखा गया। उसके बाद जाके ये तश्कील हुई है कमेटियाँ जी। अब इन कमेटियों ने करना क्या है ये तो हमें बता दिया गया है, बहुत मुश्किल अंग्रेजी में बताया, ठीक है ना, बिल्कुल हमने उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर दिया। बिल्कुल। अब ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज कमेटीज होगी कि नहीं होगी, 15 दिन बाद भी चेक रखना है, हर माह बाद भी चेक रखना है, एक 3 महीने बाद भी चेक रखना है, तो हमें इनकी रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग्स हैं वो साथ साथ मिलती रहनी चाहिए असूलन। बिल्कुल। वो होगा कि नहीं होगा, उससे कोई बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन एटलीस्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट जी कुछ तो हो रहा है ना, कुछ हो तो रहा है ना, आवाम को एटलीस्ट ये फीलिंग तो दी जा रही है कि हम सेंसिटाइज हैं, सियासतदान फिक्रमंद हैं। वो और बात है कि साथ साथ अपने पर्स में भी इजाफा करना चाह रहे हैं। इन अदर न्यूज सेनेटर्स ने भी कहा है, और एक जो मौजूदा सेनेटर चेयरमैन सेनेट है उन्होंने भी कहा है, और जो एक्स सेनेटर है उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेड है कि इनके जो पर्क्स हैं और इनकी जो तनख्वाहें और उनके जो रेंट है इसमें इजाफा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इतने 3 इम्प्लीमेंटेशन कमेटियां बना के और सादे बनाने की वजह से ज्यादा जरूरत होती है कि पैसे ज्यादा मिले। लेकिन एक जो मैं चीज थोड़ा सा पॉजिटिव समझूंगी कि आपका ना एक चेक एंड बैलेंस बड़ा जरूरी होता है हर जगह में। तो मुझे लगता है कि ये चेक एंड बैलेंस हर डिपार्टमेंट या हर जो आपकी वजारतें हैं उनके ऊपर ये बना दिया गया है। 15 दिनों बाद, 1 महीने बाद हर एक से रिपोर्ट मांगी जाएगी, जहां पे बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा था। ये चेक भी एक दूसरे को करेंगे। हाँ, ये चेक करेंगे और फिर बैलेंस एक दूसरे को दे देंगे। मतलब कि ज्यादा सैलरी की सूरत में करना भी इन्होंने, और चेक भी यही करेंगे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है मेरे ख्याल से। ये तो सही बात है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इंटरेस्ट किसका है ये हमें नहीं पता। क्या वैसे आपने गहरी बात की उसमें, वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। इंटरेस्ट किसका है ये? एक तो वो वाला इंटरेस्ट भी और ये वाला इंटरेस्ट भी। बिल्कुल। अवाम का इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। इसमें अवाम का वो वाला इंटरेस्ट भी नहीं और ये वाला इंटरेस्ट भी नहीं। अवाम को किस चीज से गर्ज है? रोटी, कपड़े, रहने की जगह, ये सारी जो आम फैसिलिटेशंस है ना, ये जो नेसेसिटीज जिसको हम कहते हैं, इससे गर्ज है और किसी चीज़ से गर्ज नहीं। आप कमेटियाँ बनाते रहें, आप अंग्रेजी बोलते रहें, आप कहानियाँ लिखते रहें। पेट्रोल कब सस्ता होगा, बिजली कब सस्ती होगी, गैस की लोड शेडिंग होगी कि नहीं होगी, LNG आ रही है कि नहीं आ रही है, बिजली की लोड शेडिंग होगी कि नहीं होगी, इन चीज़ों से गर्ज है और किसी चीज़ से नहीं है, ठीक है ना। तो आप इंटरेस्ट खेलते रहें आपस में, ठीक है ना, आप अच्छा शुगर लगा रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। फिर गल्फ ममालिक के साथ सरमायाकारी की जारी मंसूबों पर गौर किया जाएगा जी, क्योंकि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, ठीक है ना। उसके साथ साथ कमेटी ऑयल अभी नहीं है, आजकल नहीं है दोस्ती, नहीं तो खराब हुई भी है। अभी सऊदीया आपके साथ थोड़ा सा IMF की वजह से थोड़ा लीनियंट हुए में, लेकिन दोस्ती उसको नहीं, तो फिर ईरान से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, पहले से बता दें। पहले ईरान और सऊदीया की तो दोस्ती चल लेने दें, क्योंकि जो आपको ज्यादातर ब्लेम दिया जाता है कि आप इस दोस्ती के बीच में आते रहे, तो आप थोड़ा सा दोस्ती चलने दें। उधर चाइना, उधर सऊदी अरेबिया, उधर ईरान, इन दोनों की आपस में नहीं बन रही ना, इसकी वजह से हम क्यों सफर कर रहे हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा ने बोला है कि हम दोनों से क्यों नहीं दोस्ती रख सकते, हमें जरूरत है दोनों से दोस्ती रखने की। हाँ, लेकिन वो हमारा जो सेक्रेटेरिएट डिवाइड आया है, वो जो इतने सालों में मेहनतें करके बनाया है, आप उसको गिरने देना चाहते हैं?
तो आप चाहते हैं कि वो ब्लॉक वाली चीज हो जाती है ना, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ वन ब्लॉक। यस, ब्लॉकचेन बेशक एक बड़ा वर्ड है, लेकिन उसको ये जो आपने बात की, ये तो क्रिप्टो वाला लफ्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली तो क्रिप्टो है कि करप्ट है। हम लोगों ने तो उसी के साथ लेके चलना है, लेकिन बहुत सारे एजेंडाज हैं ना इस वक्त, बड़े आपके थॉट प्रोसेसेस हैं, ओल्ड स्कूल है, न्यू स्कूल है, जो कि मुख्तलिफ कह रहे हैं, कोई अमेरिका के साथ जाना चाहता है, कोई चाइना के साथ जाना चाहता है, तो ये सारे जो आपके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनके साथ चल के ही वहां तक पहुंचना है। तो अगर आप चाइना के साथ हैं तो आप सऊदीया और ईरान के साथ हैं, अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो फिर आपको रशिया से और इनसे दूर होना पड़ेगा, जो कि अभी ही वही हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। सारों की मदद की जरूरत है, हमें सबकी मदद की जरूरत है। वो लेट वो जो जिनकी डेथ हो गई है, हमारे मजहबी स्कॉलर थे, वो कहते थे ना कमेटियां डाल लो सबके साथ, और कमेटी डाल के फिर जो है भाग जाओ और कहो कि वैसे कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक की बात है, सबके साथ कमेटियां डाल, हमने ये वाली कमेटियां बना ली उसके चक्कर में। वेरी गुड पॉइंट, दिस इज एग्जैक्टली दैट व्हाट हैपेंड। किसी ने वो मेरे ख्याल से क्लिप देख लिया था। ये जो आपने जिसका जिक्र किया है जी, ये भी बड़े कंट्रोवर्शियल जिक्र किया आपने, जी, वैसे आपस की बात था, लेकिन बात उन्होंने 100 आने की। ये दोबारा आ रहे थे जीटी रोड पे, हाँ, फिर किसी ने खंदक खोद दी, और उसके अलावा खैर उनके बेटे हैं, उनका काफी दफा उनको गिरफ्तार किया गया, वो आना चाहते थे, उनको नहीं आने दिया गया। जीटी रोड पे चढ़ते मुज़ाकरात हो जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। हाँ सही बात है। और जीटी मुझे लगता है स्पेशली ये जो जीटी रोड है ना, ये आपका स्पेशल हब है। अच्छा। इधर किसी को जुकाम बुखार भी होता है, वो वहीं पे आके बैठता है, और वो और डी चौक दोनों रास्ते में पड़ते हैं। फैजाबाद को भूल रही है? हाँ, फैजाबाद मैं बता रहा हूँ क्योंकि इट इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू माय हाउस एज वेल। मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकता अगर फैजाबाद पे आके बैठ जाते। एग्जैक्टली, और ये हमेशा होता है ना। लेकिन इसके बारे में से उसमें जो ये 9 मई के वाकया हुआ है, उसके बाद जाके ये बाहर धरना करना, प्रोटेस्ट करने वाला जो एक कल्चर है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा कम होगा। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। मैं यही कहने वाली थी आपको कि कुछ अरसे से ये चीजें कम हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ भी है आवाम को थोड़ा सुकून मिला। आपको क्यों लगता है कम होगा ये? क्योंकि आई थिंक इस तरह से भी हो सकता है कि जो हमारा, आप वैसे घबराने की जरूरत नहीं, आप बता सकते नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारे बड़े हैं, ठीक है, और वो जो बड़े हैं वो जब अपनी आंखें दिखाते हैं ना, तो काफी लोगों को साइड पे आना पड़ता है, चाहे वो सही दिखाएं या गलत दिखाएं। हर घर का यही माहौल होता है, बुजुर्ग जब आंखें दिखाते हैं हम डर जाते हैं, और आपका एजेंडा, आपकी सारी चीजें बदल जाती हैं, और आपको एग्जैक्टली वो करना पड़ता है। तो थोड़ा सा फायदा है, मैं कहूंगी कि ठीक हो रहा है। पाकिस्तानी कल्चर है हमारा, हमें इसको सराहना चाहिए, ठीक है ना। जब बड़े नाराज हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली थोड़ी सजा तो मिलेगी ना, ऑब्वियसली। और आपको पता है ना, बड़ों की खामोशी भी बड़ी डेंजरस होती है। मेरे लिए तो एटलीस्ट है, हमारे घर का यही माहौल है कि जब बड़े खामोश हो जाए ना, यू हैव टू बी वेरी वरीड। वो आपकी रेड लाइन क्रॉस बाकी हो जाती है। रेड लाइन कैसे आप वैसे गलत अल्फाज यूज करते हो। अच्छा, कमेटी के हवाले से आपको बताते चले और जिम्मेदारियां क्या उनकी, ठीक है। कमेटी ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी पर सिफारिशात और एयरपोर्ट्स में बैरूनी सरमायाकारी पर गौर करेगी। कमेटी उसके अलावा कमेटी इम्प्लीमेंटेशन जो है फौरी नौयत की सरमायाकारी के मंसूबों पर रोड मैप तैयार करेगी। और उसके अलावा ये भी है कि LNG ना मिलने की वजह मुल्की माशी और सियासी अदम इस्तेकाम है, ये मुसद्दक मलिक साहब ने बोला है। ठीक है, अब ये इकोनॉमी से आहिस्ता आहिस्ता अब जा रहे हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और डायरेक्ट रिलीफ पैकेजेस की तरफ। तो LNG के हवाले से ये उनकी एक एक्सक्यूज है आउट ऑफ ऑल द अदर एक्सक्यूजेस दैट ही इज बीन गिविंग, राइट। एंड दूसरी साइड पे वज़ीर आज़म साहब अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ पहुंच चुके हैं फ्रांस, और वहाँ जो फोटो सेशन चल रहा है ना, वो उस पर बड़े एतराज़ात आ रहे हैं कि ये वही है फ्रांस के हेड जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक ब्लास्फेमस हरकत की थी, एंड उसके पे बड़े एतराज़ात हुए थे, और उस पर यहाँ पे बहुत एहतजाज भी हुए थे। एंड वहाँ जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अब ताल्लुकात को वापस ठीक जोड़ना चाहते हैं। दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, आई थिंक इट विल बी, नोबडी विल एक्चुअली सपोर्ट, स्पेशली अवाम में सपोर्ट नहीं करते हैं उनकी इसको लेके। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि दे आर ओनली आर पाथवे, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले आप उनके जो मेजर लोग हैं, कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूके, ठीक है, आपने उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने। यूरोपियन यूनियन में यूके तो नहीं है, यूके नहीं है, लेकिन उनकी असरअंदाज करता है वो यूरोप की, क्योंकि बेसिकली ट्रेड्स तो अभी भी चल रहे हैं, बेसिकली उनके रूट्स वो ही हैं, मेनली वो कंट्री जो है वो डिपेंडेंट है यूके की पॉलिसीज पे, और वो इफेक्ट करती है यूरोप को। तो अगर आपके वहां ठीक नहीं है और आप फ्रांस के साथ जाके कर रहे हैं, ये एक नई, मैं समझती हूँ, एक जिद्दत आई है इनकी स्ट्रेटजी में, दैट आई येट नीड टू सी कि वो कहाँ पे लेके दोनों रहनुमाओं के 2 तरफा ताउन के फरोग के लिए इश्तराक अमल मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक है।
वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ भी मुलाकात हुई है इस दौरान। असल पॉइंट तो ये था, वो तो IMF से, अच्छा ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की ऑन द साइड्स, उनसे भी मुलाकात हुई है और उनसे बात की है कि बाजी क्या कह रही है, मेरा मतलब बस कर देना, मान जाए हमारी बात। और उन्होंने IMF की जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने बताया है कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है, क्या इतराजात है और क्या तौर तरीके होते हैं IMF के जिसके बेसिस पे ये पाबंदियां लग जाती हैं। अब वो शहबाज शरीफ साहब को समझ आई है कि नहीं समझ आई है, वापस आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसी ही बात है, लेकिन अब मनाने उधर भी चले गए तो कुछ तो मेरे ख्याल से मान जाना चाहिए। लेकिन एक दूसरी साइड पे वो इसाक डार साहब ने एम्बेसडर साहब से भी बात की, डोनाल्ड ब्लूम, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, अमेरिकन एम्बेसडर से भी बात की है कि प्लीज हमें थोड़ा असिस्ट करें IMF के डील के हवाले से। एंड वहाँ भी मदद मांगी जा रही है, यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर से डायरेक्ट भी रब्ता किया जा रहा है। तो जो मेजर रोल प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज तो हैं, लेकिन कितनी सुनवाई होती है हमारी वो वक्त ही बताएगा। साथ साथ ये तो है। आगे चलते हैं जी। उसके साथ साथ जी मुलाकात के वास्ते जो सीधा पॉइंट्स हैं वो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्या डिस्कशन हुई है। उसके अलावा जी आगे चलते हैं, जो ट्रेजेडी हुई है रिसेंट ग्रीक बोट के हवाले से, बिल्कुल ग्रीक बोट तो नहीं कहना चाहिए, नेक्स्ट टू द ग्रीक कोस्ट, वो जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद एक और भी बात आई है, जो समंदर में डूबने वाले और लापता होने के अलग अलग वाकयात हुए हैं। उसके हवाले से कहानी कुछ ऐसी है कि एक कहानी रोजगार की तलाश में यूरोप जाने की, तो दूसरी तफरीह की खातिर करोड़ों खर्च करने की। अब ये उस सबमरीन की बात हो रही है जो लापता है फिलहाल भी, एंड उसके बारे में रिसेंट मोस्ट खबर ये है जो टाइटैनिक की वॉयज के लिए नीचे जाते हैं उसकी रैकेज को देखने के लिए, टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सॉर्ट्स। उसका ये कहा गया था कि 2-3 घंटे पहले उसकी ऑक्सीजन अब खत्म हो चुकी है। थर्सडे की शाम तक के लिए बोल दिया गया, शाम तक का था। 96 आवर्स की ऑक्सीजन थी उसके अंदर, अब वो खत्म हो चुकी है। सर्च अभी भी जारी है, लापता है, देयर इज नो हेड्स अप ऑन दैट। सो जो उसके अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ी बहुत अब डिमिनिश होती जा रही है वक्त के साथ साथ। उसके अंदर पाकिस्तानी भी है जी, एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक है टाइकून है, बिजनेस टाइकून है दाऊद साहब, वो भी अपने बेटे के साथ उसके अंदर फंसे हुए, एंड उनके बारे में काफ़ी खबरें चल रही हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी चल रही हैं, हाउ ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स एज वेल। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो ग्रीक कोस्ट के साथ वाकया हुआ था और उसके बाद ये जो वाकया हुआ है, इसकी जो कंपैरिजन्स हैं मेरे ख्याल से हर इंसानी जान प्यारी होती है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन ज़्यादा अमीर था, कौन स्ट्रगल कर रहा था, कौन किस वजह से एक ट्रेजेडी का हिस्सा बना है। दोनों बहुत ट्रेजिक वाकयात हैं, एंड हमें उसी तरह देखना चाहिए। दे शुड बी नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। ऐसा ही है। आगे आप अगर बताएं और क्या क्या हमारे जी पास? तो मुल्क भर में जी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने निकाल दी शहरियों की चीखें मार रहे हैं, मारेंगे भी। सिर्फ लोड शेडिंग नहीं है, आप देख सकते हैं कि क्या शहरियों के ऊपर कयामत है। गर्मी अलग है और इसके अलावा महंगाई का तूफान अलग है, तो चीखें तो निकलनी है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, कराची, बलोचिस्तान में जी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। भारी बिल देते हैं फिर भी बिजली नहीं मिलती, लोड पूरा नहीं होता, शहरियों की यह शिकायत है। और जी पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग लम्हाए फिक्रिया है। मैं आपको बताऊं, कल मैं बहुत कावा पीती हूँ ना, तो मुझे ऑब्वियसली डाइट के लिए भी इस तरह भी हेल्दी होता है। तो कल मैं गई और मैं काफ़ी अरसे बाद रात को ना तकरीबन 12-1 बजे के करीब बनाने के लिए गई, और कैन यू इमेजिन कि और मैं एक इस्लामाबाद के एक अच्छे सेक्टर की बात कर रही हूँ, और वहाँ पे बिजली नहीं थी। मैं ये नहीं कह, सॉरी, गैस नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा सेक्टर है या नहीं है, लेकिन लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी इस्लामाबाद होगा, ऐसा होगा, तो यहाँ ये मसले नहीं होंगे। हम सारे ये F11 सेक्टर। हाँ जी। कितने बजे की बात है? ये है जी आपकी 1 बजे की बात है। अच्छा, तो आप लोगों को एक हमने दे दिया इन्फो के आपने उस टाइम पे नहीं जाना, वहाँ गैस की लोड शेडिंग होती है। हाँ जी, हाँ, वैसे तो बुलाते भी नहीं है हम इस टाइम के ऊपर ज्यादा। फाकिन मेरी सिमिलर स्टोरी है। हाँ, मैं कल I8 गया जी, एंड अब ऐसा ऐसा वो भी पॉश सेक्टर्स में, मरकज में कंसीडर किया जाता है। बहुत ज्यादा आउटलेट्स वहाँ खुल गई, फूड आउटलेट्स बहुत खुल गई। ऐसा ही है। पार्किंग का कोई हाल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कोई हाल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो सारी चीजें खोल दी हैं, लेकिन पार्किंग सोचे बगैर। वहाँ एक तो बिजली तो गई हुई थी, लेकिन जो चंद प्लाजाज हैं जो नए नए खुले हैं उनके जनरेटर भी फारिग हुए हुए थे। तो वो दरवाजे खोल के, पेडेस्टल फैन खोल के सारे खड़े हुए थे। कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफेज थे जिनकी इतनी यूपीएस की स्ट्रेंथ थी कि वो बत्तियां और पंखे चल रहे थे, बाकी सारे अंधेरे में बैठे हुए थे।
और मैं ऐसे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जो अदरवाइज बड़े इलीट समझे जाते हैं। तो वहां गर्मी में बैठे हुए लोग इंतजार कर रहे थे बिजली आएगी, जनरेटर ठीक होगा, और सिंस वो वहां कुकिंग भी किचन में चल रही थी, दरवाजे खोले हुए थे, तो इट वाज ऑल स्मोक। बिल्कुल, लेकिन लोग नहीं उठे। अच्छा, ये डेडिकेशन हुई ना, डेडिकेशन टू खर्चा। इतने पैसे खर्चे हैं, गर्मी में खुआर हो जाएंगे, हाँ। लेकिन हम खा के ही जाएंगे यहाँ से। सही बात है। तो मैंने तो पिकअप ऑर्डर कर लिया वहां से, एंड वो भी इंतजार काफी करना पड़ा, लेकिन इट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग टू सी कि इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स इस प्लाजा के अंदर, अदरवाइज बहुत इलीट किस्म का प्लाजा बना हुआ है, एक नया है, i8 एक बहुत बूम कर रहा होता है पब्लिक के साथ, लेकिन बिजली गई, जनरेटर फारिग हो गया, एंड देयर इज नोबडी डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। मैं आपके साथ एग्री इस पे करती हूँ। देखिए, किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है ना, वो आपकी मेन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो जितनी भी आपकी एनर्जी मीडियम्स हैं, जब वो खत्म हो रहे हैं और आप देखेंगे कि बिजनेसेस उसके साथ बैठेंगे, सबसे पहले तो हमारी जो इंडस्ट्री है, आपको पता है इंडस्ट्रियल जो साइड है वो खत्म होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बिजनेसेस भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और गर्मी अलग है और प्राइसेस अलग हैं। तो इसका क्या होने वाला है, इसका क्या लाए अमल है? पेट्रोल तो आ गया है हमारा रशिया से, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? जैसे मैं आपको गैस का बता रही थी, गैस की काफी गारंटी तो दी है उन्होंने कि अब बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अजरबैजान से जो कार्गो है वो आ चुका है इंशाल्लाह। तो गैस की सिचुएशन बेहतर होने के इम्कानात हैं, अब देखते हैं, फॉलो अप करते हैं। हाँ। जहां तक बिजली की सिचुएशन है, इट्स ऑल गोइंग बैकवर्ड, एंड जो 2018 से पहले था उसी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो कहती है कि हम ये ठीक करके गए थे, ये जो उसके बाद हुकूमत आई उन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क इसका किया, और अब रिकवरी फेज में हम आना शुरू हो गए, सिंस इकोनॉमी इज सफरिंग एज वेल, तो अब इसको फिक्स करना भी थोड़ा मसला हो रहा है। उम्मीद है अब गर्मियां काफी बढ़ी हुई है, बल्कि हीट स्ट्रोक वाली सिचुएशन चल रही है अक्सर अर्बन शहरों के अंदर, ऑल्दो ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अर्ली मानसून के खदशात भी है। तो मैं गर्मी को रूं या फिर मैं बारिश को रूं? क्योंकि ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक्सट्रीम सिचुएशंस होने वाली है। बारिश, सैलाब, और ज्यादा लाइट जाएगी, और ज्यादा वो होंगे। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि ये चीजें कंट्रोल होंगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें आप एकदम से इतने एक्सट्रीम तक लेकर जाएं और उसका ना हो, लेकिन एज आई से पॉजिटिविटी है, उसको छोड़ना नहीं है, उम्मीद है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है, अगली हम चलते हैं खबर की तरफ, नंबर 5 पे अगर आप आ जाएं तो पीसीबी की जो सिचुएशन है उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें। आपका क्रिकेट से है वैसे कुछ? जी जी, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट, और मैं काफ़ी चीज़ें देखती रहती हूँ फॉर बीइंग अ फीमेल। एक कॉलर ले लेते हैं पहले। श्योर। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बोल रहा हूँ पिंड दादम खान से। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ पिंड दादम खान से। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अर्ज करना चाहना कि मैं एक इंतकाल कराया, सरकारी फीस मेरी लगी है 28,000 रुपया। अच्छा। ये चाह देना लेनी या रोटी देना लेनी दलाल होंगे, तो वो मेरी फीस 28,000 रुपया उन्हें मैं तो लिया। अच्छा। ये सारी हुकूमत क्यों नहीं कोई ऐसा नंबर पाना गरीब लोगों देंगी, अगर कोई रिश्वत लेंदा तो शिकायत कर सकेगी। सही है, ठीक है, बिल्कुल गिला जायज़ है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये जो आपने एहतजाज किया है, अब सिचुएशन अक्सर हमें कुछ ऐसी कॉलें आती हैं उसमें इसमें लोग एतराज़ करते हैं, एहतजाज करते हैं और गिले करते हैं कि लोग हमारे साथ किस तरह हमारे लूट रहे हैं पैसे एक लिहाज से। अब उनकी सेविंग को खत्म कर रहे हैं। ऊपर से सिचुएशन खराब हो रही है, उतना नीचे से लोग जो दुकानदार भी हैं, जो अपना कारोबार भी चला रहे हैं, वो मजीद ट्रिकल डाउन होता है। और फिर जो उनके ग्राहक होते हैं उनके ऊपर उसका ट्रिकल डाउन होता है, और फिर वो भी कुछ ऐसी करप्ट चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं जिससे जो आम आदमी है वो पिसना शुरू हो जाता है, वो सफ़र करना शुरू हो जाता है। तो जो ऊपर से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो ऊपर से इकोनॉमिक बर्डन आ रहे हैं, जो हमें रोज़मर्रा की एक रूटीन के अंदर न्यूज़ भी मिल रही है, अब ये जो दुकानदार हैं और ये जो सारे बिजनेस ट्रेडर्स वगैरह हैं, अब ये इसका सारा बोझ नीचे की तरफ डाल रहे हैं जी। और इस अवाम का सबसे बड़ा मसला ये रहा है, और इस मुल्क का निज़ाम भी सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि वो ट्रिकल डाउन बहुत जल्दी होता है। वो जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी सफ़र करता है इन चीज़ों की वजह से, बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर सफ़र करता है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, लम्हा खबरिया के अंदर हमने डिस्कस किया है। आप लोग मजीद कॉल भी कर सकते हैं, 41023557 हमारा नंबर है, नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है। उसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 033548884434। एक मैसेज आया भी है, देखते। अस्सलाम राजा भाई, पिछले हफ्ते आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा था, आपसे मेरे कज़न जैसे हो, दुआ है लाहौर से। एंड
बहुत बहुत शुक्रिया दुआ मैसेज करने के लिए। आपने लास्ट टाइम मैसेज अगर किया था तो हमसे मिस हो गया, बल्कि आपका जिक्र हमने किया था, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग अगेन। एंड आपके कज़न की जो तस्वीर है वो ज़रा भेजें इधर, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपकी एनालिसिस ठीक है कि नहीं है। अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ और कॉल्स भी लेंगे, कुछ और आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे, कुछ और मौजूआत पे डिस्कशन भी करेंगे। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू लम्हा खबरिया। एंड इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी हमारे स्टूडियो की, उज़मा तस्वीरें ले रही हैं और एविडेंस आगे बिल्कुल फैलाने के लिए तैयार है। आजकल बहुत कुछ कैप्चर हो जाता है, आपको पता है ना, कैप्चर हो जाता है उसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाता है, फिर वो वायरल हो जाता है। बिल्कुल, साजिश है ये साजिश क्या साजिश करने पे आप, मेरा मतलब है इरादा रख रही हैं? मैं तो साजिश नहीं कर रही थी, मैं तो बल्कि ये मैं व्यूअर्स को दे रही थी कि आपका इतने आप फोटोजेनिक है कि मैं चेक कर रही थी कि क्या ये सिर्फ स्क्रीन पे फोटोजेनिक है या मोबाइल में भी है। तो वो मोबाइल तारीफें कह रही हैं आपने, लिटरली इधर से रिबाउंड हो रहा है सब कुछ। तो आप नहीं हो रहा है देखिए, ये हमारे इसमें बोलते हैं इसको पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है। आप मुझे पुश कर रहे हैं लेकिन मैं उसको पुल कर रही हूँ। पुल मीनिंग के आपने कहा कि ये देखिए आपने इस तरह किया, मैंने उसमें आपकी तारीफ का आंसर ढूंढा, मैंने उसके अंदर एक बेहतरीन आंसर ढूंढा क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो बड़ी एंटी पाकिस्तानी किस्म की सोच है वैसे। अच्छा, ऐसा तो हम करते ही नहीं है। क्या हमारे बड़े इस पे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नाराज नहीं होंगे, आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम तो समझते हैं कि ये तो हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी, हमारा ना का मसला बन जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। देखिए आपके सामने है, मेरी इज्जत वहीं की वहीं है। आपसे अगर आपने किसी तरीके से बात की और आपका दिल दुखाया तो आप भी उसके साथ वही करें, ये हमारी पॉलिसी चल रही है और स्पेशली सोशल मीडिया पर तो यही चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरा तो ये ख्याल है कि आप क्यों नहीं अफेक्टेड सोशल मीडिया की इस टॉक्सिसिटी से? आई थिंक नज़र नहीं आता, लेकिन आई हैव वेरी तवक्कुल अल्लाह काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी पॉजिटिविटी का रुझान बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत चीज़ें डाउन करती हैं सोशल मीडिया पे, ट्रोलिंग भी, ये सारी चीज़ें भी। तो मुझे लगा लोगों को चैलेंज ना करें, वैसे वो कहेंगे ठीक है अभी हम करते हैं। नहीं बिल्कुल ट्रोलिंग नहीं करें प्लीज। मैं बहुत लोग बहुत जल्दी टेम्प्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये बात है, इतनी खुश है आप अपने आप से, हम जरा कमेंट करते हैं। नहीं मुझे चैलेंज कमेंट्स आ जाते हैं फिर बहुत ज्यादा। मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ कि बेहतरी की तरफ जाऊँ, मेरा ये ख्याल है। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, लोगों को कुछ सीखना चाहिए इस चीज का, हर चीज को दिल पे नहीं लेना चाहिए, कभी कोई डाइवर्ट कर लिया करें। आई मीन इतना हर कुछ आपके इर्द गिर्द नहीं रिवॉल्व कर रहा होता और भी बड़े मसले हैं दुनिया में। और वो कहते हैं ना पिक योर बैटल्स वाइजली, हर लड़ाई में आपको जाने की और हर एक को दिल पे सवार करने की आपको जरूरत नहीं है। स्कूल डे से चलता है ना, पढ़ना होता है, किसी को जानते नहीं अंदर घुस जाते हैं। बिल्कुल, वो खड़े होते हैं कोई किसी। अच्छा आपको पता है हम कैमरा और ये सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं सारी चीजों में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरास जो हैं किन सिटीज के अंदर लगे हुए जिनके जरिए सर्वेलेंस होती है। नाउ दिस इज पर स्क्वायर माइल। सबसे ज्यादा जो लगे हुए शेंजन में लगे हुए जो चाइना के अंदर है, 7462 पर स्क्वायर माइल, मतलब एक स्क्वायर माइल के अंदर 7462 कैमरा आपको मिलेंगे उस सिटी के अंदर। Oh my God. लेकिन उनको टेंशन क्या इतने ज्यादा कैमरे क्यों लगाए हुए? और उस सिटी में क्यों, किधर किधर लगाए होंगे सोच सकती हैं आप? वैसे इतने ज्यादा कैमरे, वैसे कोविड के उसी सिटी से तो नहीं आया था क्योंकि लैब थी वहां पे, वुहान से शायद करीब ही है वो। अच्छा इसके अंदर पाकिस्तानी सिटी अगर हम ढूंढे तो 86वें नंबर पे है, 86 नंबर पे है लाहौर। पर स्क्वायर माइल 10 कैमरे लगे हुए लाहौर में। अच्छा बड़ी बात है वैसे उधार लेके लाहौर में ज्यादा लगाने चल रहे हैं कि नहीं चल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना, लेकिन लगे हुए हैं लाहौर में। उसके अलावा पाकिस्तानी कोई सिटी नहीं है। इंडिया के 2 शहर आते हैं इसके अंदर, दिल्ली आता है और हैदराबाद आता है। दिल्ली में लगे हुए जी 1500 पर स्क्वायर माइल, पर स्क्वायर माइल, तो ऑब्वियसली तादाद उनसे बहुत ज्यादा होगी एक शहर के अंदर। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। बिल्कुल। अच्छा जी कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? रेगुलर कॉलर बात कर रही हूँ। अच्छा जी रेगुलर कॉलर है आप, कौन से प्रोग्राम में कॉल करती हैं आप? जी गार्डन टाउन इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे वेलकम नहीं करेंगे शो में? नहीं आप कह रही हैं आप रेगुलर कॉलर है? जी मैं केटू टीवी की रेगुलर कॉलर हूँ, आपके प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। ये बोले ना, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि आपने हमारे प्रोग्राम में इतनी देरी क्यों कर दी कॉल करने की? बहुत यूनिक है आपका, और इसका मतलब बता दें अपने नाम का। मेरे नाम का मतलब? अच्छा उसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप? बहुत अच्छा शो है, आप माशाल्लाह, हम मेरी सारी फैमिली, मेरा सारा खानदान, हम लोग सारे केटू चैनल ही देखते हैं और वो एक प्रोग्राम का नाम, एक एंकर का नाम मुझे अजबर हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इस प्रोग्राम से पहले कौन सा प्रोग्राम चला था?
का मतलब पूछने के लिए। साइमा मुझे बताइए, इस प्रोग्राम से पहले कौन सा प्रोग्राम चला था? ये आपके साथी जो एंकर बैठी है बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। साइमा को मेरी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, बस यही हमें सुनना था। काफी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए साइमा। हाँ। अच्छा, मेरे नाम का मतलब आपने पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे नाम का मतलब है सातवां आसमान, फारसी जुबान का एक लफ्ज है। एंड सेवंथ हेवन भी कहते हैं, अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें तो सैटर्न भी कहते हैं, तो वो उससे लिंक्ड है। फारसी जुबान का ये लफ्ज है, कहवान इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कभी कहीं से भी नहीं है मेरे नाम का। आखिरकार साइमा ने आपसे मतलब निकाल ही लिया। मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा पिछले 12-13 साल से एंकरिंग करते हुए इस सवाल का इतना जवाब दे चुका हूँ कि आखिर में जाके मुझे लगता है कि नहीं अब तो नहीं कोई पूछेगा। हाँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पहली मर्तबा मिलते हैं फिर भी सवाल का जवाब। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, बहुत कम नाम होते हैं जो आजकल के जमाने में डिफरेंट है। सोशल मीडिया की वजह से हर बंदे का नाम 10 लोगों का नाम है, बट योर नेम इज वेरी डिफरेंट इन दैट वे। और वही बदला फिर मैंने अपने बेटे के साथ निकाला। अच्छा, और आपने उसका क्या नाम रख दिया? मेरे बड़े बेटे का नाम है नरेमान। नरेमान जी। अच्छा, सो व्हाट इज दैट मीन इफ आई? नरेमान का मतलब तो बेसिकली नर उससे निकला है। ब्रेव, ब्रेव, मैनली एंड लायन बनता है उसका कॉम्बिनेशन। और ये मैंने फिरदौसी नामे से निकाला था, जो हमारी फैमिली की लेगेसी से ही कनेक्टेड है। अच्छा। तो उसमें जो रुस्तम द ग्रेट की आपने मिथ सुनी होगी, जी जी बिल्कुल, उसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर था दैट वाज नरेमान। वेरी नाइस। तो मैंने वो फैमिली कनेक्शन भी बनानी थी एंड आई हैड टू कम अप विद अ डिफरेंट नेम एज वेल। राइट। मैंने अपना बदला भी लेना था। लेकिन ये आपने सही बदला लिया। नहीं, बदला नहीं है। आई बिलीव कि मैंने ठीक ही किया जो किया। बहुत अच्छा, कितना खूबसूरत नाम। आप समझ सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये नाम है। तो मुझे बस अगर आप एक सेकंड दें, मैं पानी अपना बिल्कुल आप पानी ले, मैं तब तक और कुछ खबरों के हवाले से आपको आगाह करता हूँ। जहाँ पीसीबी की मैंने बात की थी, उसमें ज़का अशरफ साहब आ चुके हैं, नजम सेठी साहब जा चुके हैं। नजम सेठी साहब ने जाते हुए कहा कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पेटी पॉलिटिक्स, which is why that's the reason that he's given, although दाल में कुछ काला लग रहा है, ये रीजन नहीं लग रहा, कोई और पॉसिबिलिटीज भी उनकी नजर आ रही है। ज़का अशरफ साहब ने आते साथ एक काम किया कि उन्होंने आते साथ कहा कि एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल दिया था ना आपने, ये तो ज्यादती है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, एंड इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। एसीसी जो है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जी, जो उनके हेड हैं, वो जो वहां बैठे हुए होते दौरान उन्होंने कहा यार एक बारी बात हो चुकी है, ये बात डन हो चुकी है, इस पे अब यस हो गया है। हाँ। आप आगे, मेरा मतलब है क्यों इसके अंदर आप जिसको कहते हैं ना लुचियां डाल रहे हैं। हाँ। और उन्होंने कहा ज़का अशरफ साहब जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन द डिसीजन हैज बीन मेड, इट्स ऑफिशियल नाउ, लेट्स नॉट गो ओवर इट अगेन, बिकॉज़ ये पिछले 2-3 महीने से चल रही थी बात। क्या मैं हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल है क्या? हाइब्रिड मॉडल में ये एतराजात तो सबसे पहले ये थे ना इंडिया के, बीसीसीआई डिड नॉट वांट देयर टीम टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, ऑल्दो वी हैव द होस्टिंग राइट्स। तो उस पे ऑल्टरनेटिव देने के बेसिस पे पीसीबी ने कहा कि कुछ मैचेस हमें पाकिस्तान में होस्ट करने थे जिसमें इंडिया नहीं खेल रहा, बाकी जो मैचेस हैं वो आप बेशक श्रीलंका में रख लें। हुआ ऐसा कि जो कुछ मैचेस पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए उस हाइब्रिड मॉडल के अंदर, उसमें नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो है जी, लेकिन पाकिस्तान का उसके अंदर मैच किसी बड़ी टीम से नहीं है। So we'll be playing hardly 1 or 2 मैचेस तो जो छोटी टीम्स के साथ होंगे। तो हमारे शायकीन जो है जो ग्राउंड में जाएंगे उनको वो इतना बड़ा वन साइडेड मैच मिल सकता है। जो बड़ी टीम्स हैं जिसमें श्रीलंका आ जाता है, जिसमें इंडिया खुद आ जाता है, वो श्रीलंका में होंगे मैचेस। सो वी हैड टू गो फॉर दैट डील ताकि एटलीस्ट कुछ मैचेस तो पाकिस्तान में हो, होस्टिंग राइट्स हमारे पास है। लेकिन जब ज़का अशरफ साहब अब आ चुके हैं ड्यू टू पॉलिटिकल इसके अंदर जो मिंगलिंग हुई है, उन्होंने आके कहा कि नहीं ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। अब वो आके इतना ना उसके अंदर इंटरफेयर कर लें कि जो है वो भी चला वो भी हाथ से चला जाए। बिल्कुल। तो ये एक सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है एशिया कप के हवाले से। और उसके बदले में दूसरी सिचुएशन ये कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप होना है जी, उस पे हम कह रहे हैं इस वक्त कि पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं हमारा मूड नहीं है। लेकिन मैं अगर थोड़ी बहुत अपनी तजर्बे के हाल से आपको बात, हमें बुलाने का होता भी नहीं है, ये भी थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है जाएंगे अभी नखरे कर। हाँ। एक और कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मेरा नाम सुल्तान महमूद है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी सुल्तान महमूद भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी बस आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा था। शुक्रिया। क्या अच्छा लग रहा है? जी सर, क्या अच्छा लग रहा है प्रोग्राम में? बस आपकी बातें, आप जो बातें करते हैं माशाल्लाह अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, क्या अच्छी कुछ हुकूमतों को थोड़ा समझाएं, कुछ आपके जरिए हमारी भी बात पहुंच सके हुकूमत। बताएं क्या क्या कहना है उनको, हुकूमतों को? बस सर जी यही कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब हैं। अच्छा जी, वो भी बस थोड़ा सा हम लोगों का ख्याल करें। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। आपकी जो फिक्र है
वो बिल्कुल जायज़ है, एंड गिला भी बिल्कुल साथ साथ जायज़ है। एंड इस मुल्क के जो भी ख्याल रख रहे हैं, ख्याल रखने का दावा कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी जॉब कर नहीं रहे हैं, ये बात वाज़ेह है। क्या कहती हैं आप उसमें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आई थिंक हमने जितनी भी लोगों से उम्मीदें लगाई हैं पॉलिटिकल पार्टी से, वो सम हाउ एक टर्मोइल में ही कन्वर्ट हुई हैं। लेकिन अगेन एज आई सेड कि आपका वोट का हक है, इसको बहुत सेंसिबली यूज़ करें, हमारी पावर इसी में है, और इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप देखें कि आप लोगों की ना, मैं ये समझती हूँ कि कहते हैं ना कि बहुत बुरों में कम बुरे को सिलेक्ट कर ले, हमारे पास यही ऑप्शन है कि आप कम बुरे को उठा लें, लेसर ईवल को। उसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि किसने क्या डिलीवर किया, स्पेशली जो डिफरेंस है कि वो क्या प्रोमिसेस आपके साथ पहले इलेक्शन में करके उसके बाद से सेकंड में टेन्योर में आके किया। ये एक बड़ी सिंपल चीज़ है जो कि आप ये कर सकते हैं, ये कीजिए, अपने वोट के पावर को इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आगे बेहतरी होगी। पास्ट में मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि हम लोग नहीं सेटिस्फाइड इतनी परफॉर्मेंस है, लेकिन वोट की पावर की बात कर रही है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि इलेक्शंस भी रिजिड होते हैं और रिग्ड होते हैं सारा कुछ। देखिए मुझे ये लगता है कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि पहले ही कह दिया जाए तो आप घर से ही बाहर ना निकले। आप कहेंगे ये हो चुका है तो मैं किस लिए बाहर निकल के करूं, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ को जाके वहां दिखाना होता है। देखिए कहीं ना कहीं वो रिजिड, अगर रिगिड हैं, अगर आपके इलेक्शंस हैं तो वो कहीं ना कहीं नजर आएंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं जा रहे और आपके नाम के ऊपर या कोई और वो कर रहे हैं, ये मत होने दें। निकले, अपनी जो वोट पावर है उसको यूटिलाइज करें। जितना ज्यादा आप निकलेंगे उतना रिग्ड होने का असर भी कम होगा, मेरे असर भी कम होगा। एक और कॉलर है, बड़ी खूबसूरत जगह से कॉल आई है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जनाब नाम बता दीजिए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं सरफराज बात कर रहा हूँ नथिया गली से ना। सरफराज भाई नथिया गली में कहाँ हैं आप? नथिया गली से। नथिया गली में किधर से? ये मरी की साइड पे है। आपके आगे गुजारिश करनी थी कि आपकी टीम जो है ना इसको एफ्टबाद भेजे। ये शाजमान कॉलोनी में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ बड़ी बदतमीजी हो रही है औरतों के साथ। उसमें आज हमने एक खबर चलाई है, आपने शायद आज का हमारा वो खबरनामा नहीं देखा, हमने उसकी कवरेज की है, हमने खबर चलाई है। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? नथिया गली के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? ये बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आपने बुरी बात ही करनी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ऐसे ये भी तो एक अलमिया है हमारी आवाम का जी, कि हम नुक्स निकाल लेते हैं, कि एक मसले के हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों का जिक्र करना भूल जाते हैं, अच्छी चीज़ों का। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैंने ये अपनी कॉर्पोरेट की ज़िंदगी से सीखा था कि जब आप प्रॉब्लम बताते हैं ना तो आपने साथ उसके थोड़ा सोल्यूशन भी ज़रूर बताना होता है, वरना आप एक प्रॉब्लम मेकर हैं, आपको हर चीज़ में बुराई नजर आ रही है। हमारी आवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी लिटरेट नहीं है, शायद सोल्यूशन की तरफ सोचे, जुगाड़ निकाल लेते हैं हम चीजों का। लेकिन पता है वो आप अपने माइंड को ही कह रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन है, वो खुद ही आप सोल्यूशन की साइड पे खुद भी जाने लगते हैं। इफ यू विल कीप टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स यू एक्चुअली बिकम द प्रॉब्लम। मुझे तो ये लगता है। आपने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स की हुई है लोगों की? नॉट रियली। तो ये आपका ये कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग्स किया? हाँ, ये क्योंकि बेसिकली आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, और मैं ट्रेनिंग HR की वजह से बहुत सारी चीज़ों में रही हूँ, तो मेरी 101 काउंसलिंग बहुत होती है ना, आप HR में होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप इफ यू विल कंटिन्यूसली अ पर्सन ऑफ लाइक यू नो यूर थैंकलेस पर्सन, यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, होता क्या है इवेंचुअली छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बॉदर करती हैं। मैं ये नहीं कहती हमारे मुल्क में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कंपनीज में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब तक आप अप्रिशिएटिव नहीं बनते ना छोटी चीज़ के, तो मुझे लगता है आप हर वक्त मसाइल ही में घिरे रहते हैं और मसाइल की बात करते रहते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम थोड़ा सा फेथ मेरा ख्याल से होना चाहिए कि बेहतरी की चीज़ें होंगी, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो आप थोड़ा सा यकीन रखिए। और कभी ना कभी आप यू नो वी आर ब्रीदिंग, वी हैव पाकिस्तान, हम हमारी फैमिली हैं, उसका ही शुक्र अदा कीजिए और फिर प्रॉब्लम्स की तरफ आइए। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। आपके ही इस पैगाम से मिलता जुलता एक पैगाम हमें पेशावर से आया है जी। जकी भाई ये हमारे चैनल का एक बहुत पुराना हिस्सा है, सीनियर मेंबर है, मेरे लिए भाइयों की तरह ऑब्वियसली। उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया। वो कहते हैं कि भाई आपका आज का लम्हा खबरिया, लम्हा फिक्रिया ही है। We never think as a nation, we always try to copy others or beg for their help and act individually. Pakistan has everything if we could be honest enough to work on it. Very true. I agree with Zaki साहब। तो जकी भाई आपने बिल्कुल सही बात की है। हमें अगर इस तरह सोचना शुरू कर दें नंबर 1, और फिर इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दें, वो ज्यादा मुश्किल है। बाय द वे सोच तो बनी जाती है, फलसफे तो बन ही जाते हैं, हम सारे फलसफी ही फिर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अप्लाई करना, जिसको कहते हैं ना ईजियर सेड देन डन,
वेरी ट्रू। यहाँ बहुत बड़ा मसला बना हुआ है क्योंकि जो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, जिनके पास पावर है ना, वो डन होने नहीं दे रहे हमारी चीजें, ठीक है ना, बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। हम मीडिया पे बैठ के अपनी जिम्मेदारी का तो मुजाहरा कर ही रहे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उन्होंने ही, अब क्या करें, मतलब हम जलील करते हैं, फिर उनको हम थोड़ा बहुत मनाते भी हैं, फिर उनकी तारीफ भी करते हैं, फिर दोबारा जलील करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता हमारे से। आई थिंक सारी कोशिशें कर लेनी चाहिए। अगर जब थोड़ा फर्क पड़ता है फिर बैन लग जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अगर रूठा महबूब ना माने वो उसकी किस्मत, लेकिन आपको पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए ताकि आपके दिल में कोई बात ना रहे। आप कॉलर लेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हमायल है, मैं स्वाद से बोल रही हूँ। अच्छा जी, अपना सवाल बताइएगा प्लीज। आप लोगों का शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमायल, आप क्या करती हैं? आप पढ़ती हैं? जी मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। 8th क्लास में पढ़ती हैं, अच्छा मुझे बताएं सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? बायो एंड फिजिक्स। बायो एंड फिजिक्स, तो मतलब कि बड़े होके क्या डॉक्टर बनना है? डीसी ऑफिसर इंशाल्लाह। क्या करना है? डीसी ऑफिसर बनना है। डीसी ऑफिसर बनना है? हाँ। तो ये बायो फिजिक्स के जरिए कैसे बनेगा? वो इन्फ्लुएंस डालेंगे। सॉरी, इनका नाम क्या था? हिमायल। हिमायल, बहुत अच्छा लगा कि 8th क्लास में रहते हुए आप इस तरह के प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल सिनेरियोज पे नजर रखती हैं, बड़ा ही एक अच्छा लगा। और नेशन के बच्चों की ये जो ये सोच है, मुझे इसके ऊपर बहुत बहुत पॉजिटिविटी पे अच्छा लगा है। ये डीसी बन के क्या करेंगी सबसे पहले? मेरा शौक है। तो शौक है जी, ठीक है, आपने बदमाशी करनी है डीसी बन के, मुझे लगता है। कल मेरा केमिस्ट्री का पेपर है तो मेरे लिए दुआ करेंगे अच्छा दूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये दुआ करते हैं आपका पेपर अच्छा जाए। टीवी देखना बंद करें, पढ़ाई करें जाके, फिर अच्छा जाएगा ना, ऐसे तो नहीं होएगा। पढ़ाई भी करते और टीवी भी देखती हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेरी स्वीट ऑफ हर एंड वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। आई रियली लाइक्ड इट के आपके जो है ना बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, और ये सिर्फ इधर नहीं है, आप आजकल के बच्चों को देखिए तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने करंट सिनेरियो पे नज़र रखी हुई है। आई थिंक इमरान खान के टेन्योर से थोड़ा सा तो ये फायदा हुआ है कि आपकी बहुत सारी जो इस एज की अवेयरनेस काफी बढ़ गई, लेकिन अवेयरनेस की सबसे जो कैच 22 है ना उसका, उसमें हर कोई एक्सपर्ट बन गया। हर किसी को लगता है कि मैंने पढ़ लिख लिया, थोड़ा बहुत 2-3 किताबें पढ़ ली हैं, 2-3 करंट अफेयर के शो देख लिए, तो अब मुझे सब पता है। ऐसे ही है, एक्सपर्ट अभी भी नहीं है आप, ठीक है ना। अगर आप कमेंट कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, सोशल मीडिया पे उस कमेंट के ऊपर या फिर उस वीडियो के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं ना, दैट डज नॉट मेक यू एन एक्सपर्ट। थोड़ा बहुत इस मामले में इजी हो जाए, रिलैक्स करें, अपने आप को इतना ज्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार करें कि आप उन चीजों के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसा ही है, वो एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और लोग काफी पूरी जिंदगी लग जाती है उस लेवल तक आने के लिए। आप सोशल मीडिया के जरिए थोड़ा बहुत डिल्यूजन में चले जाते हैं, और ये हमारी नौजवान नस्ल का थोड़ा बहुत अलमिया बना हुआ है कि हर चीज पे कमेंट करना है, हर चीज पे क्रिटिसाइज करना है, स्पेशली ट्रोलिंग का जो कल्चर है, ये बहुत ज्यादा हो गया है। कि जितना हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना, उतना ट्रोलिंग के जरिए हम काफी लोगों को ट्रॉमेटाइज। हाँ, ये वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो फैसलाबाद की जुगतों का कॉन्सेप्ट है, क्या वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर गया है, आप समझते हैं? जब तक स्टेज शोज में था तब तक ठीक था, अब ये सोशल मीडिया पे जो आ गया थोड़ा सा हद छुट हो गया है, मैं कहता हूँ। हाँ। अच्छा, इसमें ट्रोलिंग के से थोड़ा बहुत याद है कि एक बड़ा रिसेंटली ट्रेंड सोशल मीडिया पे चला है, आई वुडंट लाइक टू नेम द पर्सन, इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर, लेकिन अगर कुछ सेलिब्रिटीज कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं अपने फेशियल फीचर्स को एनहांस करने के लिए, कुछ बेहतर लगने के लिए या फिर कुछ चेंज करने के लिए, तो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है? बीइंग अ वुमन, ऑब्वियसली ज़्यादातर आपने देखा होगा प्लास्टिक सर्जरीज मोस्टली वुमेन में है, मेन के अंदर मैंने उनका ट्रेंड उतना नहीं देखा है, लेकिन इतना नहीं है। तो बीइंग अ वुमन मैं ये आपको ये ज़रूर अपना व्यू दूंगी कि अगर आप एज अ पर्सन ये कराते हैं तो ये आपकी फुल चॉइस है, 100% है, ठीक है, आप करा सकते हैं, नॉट एन इशू, आप इसको कराएं। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी हैं, अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स आपको फॉलो करती हैं, और आप अपनी लुक्स जो कि अल्लाह ताला ने मुझे तो लगता है कि बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, उनके अंदर कभी हर वक्त कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं, यू आर आंसरेबल टू इवन द यंग जनरेशन कि आप जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कोई इशू है। अगर वो आपका सेहत का पर्सपेक्टिव नहीं है, ओनली अबाउट ब्यूटी, तो ब्यूटी के क्या आपके मयार हैं, तो इसकी वजह से बड़ा ख्याल रख के इन चीजों में आया करें। अगर आपने करवा भी लिया तो उसको बहुत फ्लॉन्ट ना करें, फौरन से आके आपने ये कहना कि मेरी ये भी बदल गया, मेरा ये भी बदल गया, इसको ये देखें, बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर आप लगा दें, और फिर जब ट्रोलिंग शुरू हो जाए तो फिर आप नाराज हो। ये मुझे सेंस समझ नहीं आती है। ठीक है, एक कॉलर लेते हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इरफान बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, ये आपका सॉन्ग भी देते हैं
आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? ईसा खैलवी का गाना सुना सकते हैं? आप आधा घंटा वेट करें, अगले वाले प्रोग्राम में सुनाएंगे आपको। आई थिंक वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं सुना सकता, ज्यादती ना करें अपने साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मेरी आवाज में अगर सुना तो फिर आइंदा कभी जिंदगी में कॉल करके किसी से गाना नहीं सुनेंगे आप। हाँ, ठीक है ना, ये नहीं जाती करनी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एंड मुझे अच्छा लगा कि आपने पहले पूछा कि ऐसा होता है इस प्रोग्राम में, क्योंकि उन्होंने एकदम मेरे ख्याल से चैनल लगाया तो उन्होंने कहा चलो ट्राई मार लेते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं सीधा कॉल करके पूछे बगैर कहते हैं सर गाना लगाया, क्या तो क्या वो तरह जाती हो जाती है। ये भी है, लेकिन क्या हमारी आवाजों में ऐसा सुर है जो कि उनके दिल के तारों को छेड़ रहा है? ये बहुत पॉजिटिवली आपने इस चीज को परसीव किया है, क्योंकि ऐसा ही है जिसकी वजह से वो फौरन खींचे चले आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बाथरूम से नहीं कह सकता ना, मसला ये है। Does not qualify even on that level. I am very sorry. अच्छा। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं तो फॉर्मेट चेंज ही नहीं करूंगा। गानों का मजाक नहीं है, ठीक है ना, बाकी सारा मजाक है। हाँ। गानों का मजाक नहीं है। आगे चलते हैं। आप शेर भी सुना सकते थे उन्हें, लेकिन हाँ। हम दिल तोड़ना पसंद नहीं करते। देखिए शेर और शायरी के जरिए फिर भी पॉलिटिकल कमेंट्री कर सकते हैं, हालात हाजरा के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं लिखता हूँ, थोड़ी बहुत आजाद शायरी करता हूँ माशाल्लाह, बस मैं लिख के फिर पढ़ाता नहीं हूँ किसी को, सुनाता नहीं। हाँ, लेकिन ये आपको आज नहीं, लेकिन किसी शो में आपको जरूर ये शेयर करनी नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, ये मैं कुछ चीजें बड़ी पर्सनल रखता हूं। फिर हमें ये अताउल्ला ईसा खैलवी की कॉलिंग आती रहेगी। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि सेलिब्रिटीज को ये अगर करते भी हैं तो उनको इतना फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सम सेलिब्रिटीज हैव एन दिस काउंटर आर्गुमेंट के उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है अच्छा लगने के लिए, बिकॉज दे आर पब्लिक प्रॉपर्टीज टू सम एक्सटेंट, एंड उसमें जब मेहनत करनी पड़ती है फिट रहने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, थ्रू मेकअप और थ्रू डाइट प्लान्स एंड सच एग्रेसिव प्रोटोकॉल्स, जो उन पे बड़ी एक मेरे ख्याल से उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, काफी क्रूशियल उस पे इफेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये चीजें भी नेसेसिटी बन जाती हैं मीडिया की फील्ड के अंदर, शोबिज इंडस्ट्री के अंदर, टू सर्वाइव। डू यू थिंक दिस इज अ नेसेसिटी टू सर्वाइव? ऑब्जेक्टिविटी है एक लिहाज से ये। असल में अगर हम पर्टिकुलर केस की बात करें नमल की, तो वो क्यों इशू बना है? वो इशू इसलिए बना है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द मैंने कमेंट्स काफी ज्यादा उनके जाके पेजेस के ऊपर देखे भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि शी वॉज वेरी प्रिटी बिफोर, शी वॉज नेचुरल ब्यूटी। कुछ को लगती थी, कुछ को नहीं लगती थी। एज इन मतलब अगर आप अपेरेंटली देखें तो शी हैड एवरीथिंग, शी डिडंट हैड एनीथिंग के जो दैट्स अ परसेप्शन। हाँ, बट शी आल्सो सेड इट हरसेल्फ दैट शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन हर बॉडी, यू नो, व्हाटएवर हर फेस वाज, बट देन यू आर गोइंग फॉर, ओके, एज आई सेड, दिस इज अ पर्सनल चॉइस, आप इसको रोकें, आप इसको मना नहीं करें, उनका पर्सनल है। लेकिन फिर आप जब इस तरह की चीजें, यू इनवाइट लाइक यू नो सच काइंड ऑफ अ कमेंट बाय शेयरिंग सच काइंड ऑफ अ पोस्ट, और फिर आपका कहना कि ये मेरे से मुझे क्यों शेयर किया गया। कोई भी आपको 100% अप्रिशिएटिव नहीं करता। हमारा प्रोग्राम भी है, क्या हमारे प्रोग्राम में 100% कॉलर ये फोन करके कहते हैं कि जी वी आर वेरी गुड एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑल ऑफ दैट? एवरीबॉडी हैज कंप्लेंट्स, कुछ उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, कुछ बहुत अच्छा बोलेंगे। ऐसा ही आपका सोशल मीडिया है। अगर इस चीज पे नहीं तो किसी और चीज पे तो लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना ही था जी, ट्रोल करना ही था, क्योंकि वो लोगों का मसला है। बिल्कुल। उन्होंने अगर अपनी एक पर्सनल डिसीजन ली है, गुड फॉर हर, शी इज हैप्पी विद इट, शी फील्स बेटर अबाउट इट, गुड फॉर हर। हाँ, वो फ्लॉन्ट वाली बात से मैं एग्री करता हूँ। डोंट प्रोपगेट इट, डोंट मार्केट इट टू मच, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, स्पेशली द यंग गर्ल्स जो बहुत इन्फ्लुएंसेबल होती हैं, वो अपने चेहरे के साथ कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसकी वजह से उनकी काफी जिंदगी नेगेटिवली भी इफेक्ट हो जाती है। सो ये कॉम्प्लेक्स नहीं डालना चाहिए लोगों के अंदर, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन तो आप काफी कुछ कर भी सकते हैं, और आपको पता है कि उसके असरात आपकी मेंटालिटी पे, साइकोलॉजी पे नहीं होंगे, तो गो अहेड, ठीक है। लेकिन कुछ लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, उतने अवेयर भी नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे होते हैं जिंदगी के अंदर, तो उनके बारे में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए हमें। वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ देम, एंड यस, क्रिटिसिज्म स्टिल नॉट जस्टिफाइड। जिस तरह अटैक किया जा रहा है स्टिल नॉट जस्टिफाइड। जिस हद तक अटैक किया जा रहा है और जो उनको बुरा बड़ा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, कोई भी ऐसी चीज जस्टिफाइड नहीं है। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है। आप इसको कह सकते हैं दिस इज फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी, खत्म होगी बात। एक बूफे लगा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, आपने जो खाना है आप खाएं। हाँ। अगर दूसरा बंदा आपकी चीज नहीं खा रहा तो उनकी मसला, मेरा मतलब वो नहीं करे। लेकिन एक और भी चीज है, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, उनका प्लास्टिक सर्जरी का बिजनेस है, तो उनको इसलिए भी क्रिटिसिज्म कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने उनको एज अ मार्केट प्रोडक्ट यूज किया है, क्योंकि बेसिकली तो उन्होंने ऑब्वियसली वी नो दैट वी हैव टू वाइंड अप द शो, एंड आल्सो बिकॉज़ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पर्सनालिटीज डायरेक्टली। ये चीज मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहता हूं टेलीविजन के ऊपर कि लाइक विदाउट टेकिंग नेम्स हम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक शख्स ने तो नहीं किया ना। हाँ, बिल्कुल, और लोगों ने किया।
फिर उनका तो नहीं मेंशन करना, टाइम ही नहीं हमारे पास। Exactly. हमने प्रोग्राम का वाइंड अप करना उस्मा, इट वाज अ प्लेजर डूइंग द प्रोग्राम विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।